हेलो गाइज। आज अंतिम एक तरह से अध्याय मानिए मेरे तरफ से। ये 9वां पाठ क्लास 10 का गणित में बताने जा रहा हूँ और वह है सांख्यिकी, जिसका अंग्रेजी होता है स्टैटिस्टिक्स। तो क्लास 10 के पहले जो भी बेसिक बातें हैं, सांख्यिकीय पद है, परिभाषा है, उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम सांख्यिकी का परिभाषा जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे। सांख्यिकी का परिभाषा: सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जहां पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रदर्शन, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालकर उनका अध्ययन किया जाता है। कोई भी घटना हो, दुनिया में किसी चीज की भी जानकारी हो, उसको करने वाले कुछ लोग होते हैं। तो उसको संग्रह किया जाता है, तब उसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। उसको फिर आपके लिए, दुनिया के लिए उसका प्रदर्शन करने का बहुत तरीका है। फिर उसका हम विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये सब काम हम सांख्यिकी के अंतर्गत कहते हैं, जिसका उपयोग एक गणित में ही नहीं, गणित तो हमको अध्ययन का एक ठो माध्यम है उसका, लेकिन इसका उपयोग हर चीज में, अर्थ के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र में, भूगोल में, विज्ञान में, यानी आर्ट साइंस नहीं बल्कि दुनिया के हर बात में इसका उपयोग होता है सांख्यिकी का। तो यह, अब बात इसमें पर्यवेक्षण का है। तो पर्यवेक्षण जो है उसमें दो किस्म के आंकड़े होते हैं। पर्यवेक्षण अन्वेषक, मतलब जो करता है। तो अगर हमने किया तो हम अन्वेषक हो गए या पर्यवेक्षक हो गए, ठीक है ना। तो इसका दो तरीका है। एक है कि हम खुद कर रहे हैं तो उसका बारे में मुझे पूरी जानकारी है और मैं उसका जिम्मा लेता हूं कि भाई ये आंकड़ा जो मैं दे रहा हूं उसका जिम्मेवार मैं हूं। तो दो प्रकार का आंकड़ा होता है, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा, ठीक है, उत्तरदायित्व के आधार पर होता है। तो जब किसी आंकड़े का उत्तरदायित्व किस पर, अन्वेषक पर यानी पर्यवेक्षक पर, अन्वेषक कहिए या पर्यवेक्षक कहिए, उस पर होता है तो उसको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़ा। किंतु अगर हम ही इस आंकड़ा को समाचार पत्र से किसी और के द्वारा कहे हुए हो, किसी संचार माध्यम से हो, ठीक है ना, अगर हम संग्रह करके अगर हम कोई आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं तो उसको कहते हैं गौण आंकड़ा। तो इसका उत्तरदायित्व अगर हम ही दे रहे हैं तो उत्तरदायित्व नहीं होता है, इसलिए कि वह संग्रह किया हुआ है दुनिया के सुझाव, बात, संदेश के आधार पर। वो गलती भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, किंतु प्राथमिक आंकड़ा हमेशा परफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम अन्य बात पर आगे विचार करते हैं। देखिए क्या है। तो तीसरा आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं प्रतिदर्श या प्रतिनिधि आंकड़े। तो जैसे मान लो कि अब हम लोग चावल सिझाते हैं, चावल बनाते हैं, तो एक या उसमें से थोड़ा सा निकाल करके देख लेते हैं कि वह चावल सीझा है कि नहीं। अगर वह सीझा हुआ है तो उतना ही से पता चल जाता है कि पूरा सीझ गया होगा, ठीक है। तो जब छोटा आंकड़ा है तब तो प्रतिनिधि या प्रतिदर्श प्रतिनिधि आंकड़े का लगान नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़ा संख्या हो, बहुत बड़ी मात्रा हो, तो हम लोग उसमें से कुछ को निकाल लेते हैं और उसी के आधार पर हम पूरे का फैसला दे देते हैं।
तो पूरा के बदला में जब हम उसका आंशिक बात लेकर के पूरे का विवरण देते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिदर्श या प्रतिनिधि आंकड़ा। जैसे अब किसी का हम विद्यालय में गए, अब 1000 छात्र है, हम वहाँ पर 100 छात्र से 50 छात्र से बात किए, सभी ने अच्छा जवाब दे दिया तो हम समझ लेंगे कि यहाँ के सब विद्यार्थी ठीक है ना। लेकिन अगर 100 छात्र में अधिकांश ने गड़बड़ जवाब दिया, इसका मतलब है कि हजारों छात्र यहाँ का बढ़िया रिजल्ट नहीं होने वाला है। बात समझ रहे हो। तो प्रतिदर्श या प्रतिनिधि आंकड़ा मतलब क्या हुआ, वैसा आंकड़ा हुआ जो आंशिक हो लेकिन वह पूरे का प्रतिनिधित्व करता है, यथापात आंकड़ा हो। तो जब कोई आंकड़ा कहीं से दिया हुआ है, जैसे जैसे उसका हमको प्राप्त हुआ, मान के चलो 3 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, तब 8 हुआ, तो फिर 7 हुआ, तो ये हूबहू हम लोग लिख दिए हुए हैं। तो और लिखा रहेगा आपके किताब में या सवाल में, तो कहेंगे इसको यथा प्राप्त आंकड़े। किंतु अब विन्यस्त आंकड़े, इसी को अगर सजा देगा, अब यहाँ पर इसी को सजा देंगे तो क्या होगा, 3, 4, 7, 8, 10, ठीक है ना। तो ये सजा हुआ है, इसको कहेंगे विन्यस्त आंकड़ा। अब हम आते हैं अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। तो अभी तक जितना अगर इस टाइप में हो कोई भी आंकड़ा तो उसको कहते हैं अवर्गीकृत। लेकिन अब मान लो कि 0 से लेकर के 100 तक के संख्या है, उसको हम समूह में बांट देते हैं। क्या, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इसी ढंग से क्या 90 से 100। तो इस ढंग से अगर हम ग्रुप में बांट दें तो हमको 10 ग्रुप होगा 100 गो आंकड़ा के जगह पर। तो ऐसे आंकड़े को हम लोग कहेंगे वर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, समझ गए हो गया। तो आंकड़ों के बारे में मोटा मोटी अभी हम परिचय दे दिए। इसके बाद अभी बहुत शब्द जानना है जिसके बारे में जानेंगे। तो 8वां है वर्गीकृत आंकड़ों का प्रकार। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपवर्गी या अतिव्यापी, और दूसरा होता है समावेशिक या अतिव्यापी विधि। तो दोनों में फर्क है। इसमें देखो 0 से 20 है, फिर 20 से 40 है, 40 से 60 है, यानी इसका जो खत्म हुआ है उसी से अगला शुरू होता है। किसमें, अपवर्गी से। इसमें देखो 0 से 20 हुआ है तो 20 खत्म हुआ तो 21 से चालू हुआ, 40 तक गया, फिर जब 40 के बाद वाला एक अंक से ऊपर से शुरू हुआ, 41 से 60 हुआ। तो दोनों अलग अलग विधि है, इसके बारे में हम बाद में परिचय देंगे। लेकिन इतना ही जानो कि वर्गीकृत आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, अपवर्गी या अतिव्यापी, दूसरा समावेशिक या अतिव्यापी विधि होता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या खूबी है कि जिससे लास्ट होता है किसी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा, अगला का निम्न सीमा बनता है, और इसमें एक ज्यादा से शुरू होता है। अभी तक अगर आप BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। ये बेसिक अभी जारी रहेगी, फिर अगला वीडियो में। अब चूंकि समय इजाजत नहीं दे रही है मुझे, फिर हम अगला वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।